उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। मुजफ्फरनगर में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति और विपक्षी गठबंधन पर टिप्पणी की। दिनेश शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मिली राजनीतिक परिस्थितियों के बाद हार का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में अपना दुख प्रकट करना चाहिए। उनका ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में भी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2027-28 के चुनावों में भाजपा की वापसी तय है और जनता विकास के आधार पर पार्टी को समर्थन दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तेज गति से विकास काम कर रहे हैं। रेलवे के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशन और आधुनिकीकरण और बिजली आपूर्ति व्यवस्था में बड़े सुधार किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि आने वाले समय में महिलाओं को राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट राज्य के विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना मूल्य भुगतान और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम कर रही है। विपक्ष पर हमला जारी रखते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की नीति पर तेजी से काम हो रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मंत्रिमंडल विस्तार पर किए गए तंज का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में भी मजबूत स्थिति में होगी। प्रधानमंत्री का सीधे से ये एक संकल्प है और निश्चित रूप में मैं कह सकता हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ही हुआ है। अगर देखा जाए तो अंबेडकर जी का पंचतीर्थ बनाने का काम भी दलित समाज के लिए जैसे एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम भी प्रधानमंत्री के द्वारा हुआ है। और गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों को 10% का जो आरक्षण देने का काम है वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अनुसूचित नहीं, कोई दलित नहीं, कोई भेद नहीं। ये सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक ही कानून है कि सब सनातनी मिलकर रहे और जातिवाद की व्यवस्था से ऊपर उठकर इस राष्ट्रवाद की व्यवस्था में संकल्प के साथ आगे बढ़ सके। मैं कभी कभी कहता हूं कि मैं युवा मोर्चे का, भारतीय जनता युवा मोर्चे का मैं 3 बार अध्यक्ष रहा। मेरा सौभाग्य था कि मैंने चौधरी साहब को भी देखा है और जो गुजरों के उस समय के मसीहा थे आदरणीय रामचंद्र बिकल जी, हालांकि उनके परिवार के आए हुए ऐसा समिंदर जी आए हैं, बिकल जी आए हैं, तो उनको भी मैंने देखा है। एक बात चौधरी साहब बोलते थे, जब यहाँ पे बैलगाड़ियां लग जाती थी, ट्रैक्टर लग जाते थे, पता चलता सुबह चलो शाम तक का जाम ही नहीं खुल पाता था। तो एक बार दर्द भरा वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि विकास तो तब दिखेगा जब मुजफ्फरनगर और मेरठ से दिल्ली हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, 5 घंटे में। मैं समझता हूं चौधरी साहब की और विकल साहब की आत्मा, कई बार उन्होंने धरना दिया था, वो अब आशीर्वाद दे रही होगी कि अब तो मेरठ में पता चलता है कि हम लोग 50 मिनट में पहुंच जा रहे हैं और यहां 1.5 से पौने 2 घंटे में हम आ रहे हैं। अब तो एशिया की पहली रीजनल ट्रेन भी मेरठ में चल रही है। विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में से रहा है और जहां विकास होता है वहां पर व्यवसाय होता है और जहां व्यवसाय होता है वहां पर समृद्धि होती है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की बाढ़ आई है पूरे प्रदेश में, इससे चहुमुखी विकास की गंगा बही है और उत्तर प्रदेश की जो सुगंध है विकास की, वो ऐसा चारों तरफ फैली है
कि हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे गृह मंत्री जी के, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो सबल नेतृत्व है, उससे पूरा का पूरा भारत का 80% भाग अब भगवाकरण का मतलब किसी दूसरे जाति धर्म का अपमान नहीं है। भगवा यानी केसरिया प्रतीक है समृद्धि का। सूर्य की किरणें निकलती हैं तो धरती पर प्रकाश आता है, और ये भगवा और केसरिया पूरे भारत के विकास का पर्याय बन चुका है। आज सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, आप और जितने तृणमूल, डीएमके अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं, और कारण इनका है तुष्टीकरण। जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मूल भाव यही है कि भारत आने वाली चुनौतियों में अवसर की तलाश करेगा। सामान्य परिस्थितियां बनने के साथ साथ हमारी उन्नति का दौर विकसित भारत की कल्पना में थमेगा नहीं और बढ़ेगा। और 2027 के चुनाव में आपने देखा कि हमारे सारे महानुभाव यहां पर एकत्रित हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ लोग यहां पर आए। तो मैं सबका परिचय की जगह, परिचय तो कपिल जी देते हैं और बालियान जी देते हैं, मैं इतना ही कह रहा हूं कि आने वाला समय भाजपा का जो भगवा है वो और बड़ी गति से लहराएगा। लेकिन साथ में ये जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब ये नहीं है कि शासन बनने के बाद किसी जाति या संप्रदाय के साथ कोई मतभेद। सबके साथ न्याय और सबको साथ में लेकर चलने की प्रक्रिया ये बंगाल की भी है और यहाँ की भी है। वहां के मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है। तो मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और समृद्ध बनेगा बीजेपी के नेतृत्व में। हमारा स्थानीय नेतृत्व बहुत मजबूत है। हमारे कपिल जी तो का मंत्रालय ही समृद्धि का प्रचायक है, और बालियान जी ने तमाम मंत्रालय देखे हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद देता हूं। अभी दूसरे कार्यक्रम में जाना है, मात्र यही था कि मुझे प्रश्न में कुछ बातें कहनी थी। ये SIR बहाना है, EVM बहाना है, चुनाव आयोग बहाना है, और बैलेट पेपर बहाना है। इन सारे दलों को चाहे जो करो हार जाना है, और बीजेपी को सरकार बनाना है और जनता की सेवा करना है। बंगाल की अपना एजेंडा और अपना संकल्प पत्र पार्टी ने प्रस्तुत किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी का नहीं होगा, नंबर 1। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो घुसपैठिया अब प्रवेश नहीं कर पाएगा, उसके खिलाफ विशाल अभियान चलेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात कही है कि बॉर्डर पर फेंसिंग होगा। और चौथी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान, और किसानों की फसल का उचित मूल्य, और व्यापारियों का उत्थान। ये बंगाल की प्राथमिकता है। आपको लगता है बुलडोजर मांग रहा है बंगाल? बुलडोजर की तस्वीर देख के भाग गए बहुत सारे लोग। बुलडोजर जाएगा तो क्या हाल होगा आप देख ले। बड़े बड़े सुरमा जो सोशल मीडिया पर उस पर चुनौती दे रहे थे, अगर आपने ठीक से अभिषेक बनर्जी का चेहरा देखा होगा तो जो चुनौती दे रहे थे ना कि गृह मंत्री 5 तारीख को आएंगे, और वो क्या अगर 4 बजे, और 4 बजे वो क्या कर देंगे, लगता था पूरा आसमान फाड़ के जमीन पर ला देंगे। आसमान तो नहीं फटा, लेकिन 5 तारीख को नहीं, 4 तारीख को उनका चेहरा जो है वो लग रहा था कि पतझड़ आ गया। हरे हरे पत्ता वाला लगता था पहले, वो पतझड़ वाला पेड़ जैसा लगता, वैसा उनका चेहरा मायूस हो गया, क्योंकि उन्होंने गुनाह किए हैं और उनको पता है कि गुनाह का जो है नतीजा खराब होता है। मेरा सर जो सवाल आपसे है, आपने बहुत सारी चीजों पे है जिसकी मांग इन्होंने लोकसभा में की, जो आज गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में दिखाई पड़ रहा है।
तो मैं समझता हूँ कि अब स्टेप बाय स्टेप विकास की धारा बढ़ी है, अब उसकी गति को तेज करने की जरूरत है, वो होगी। तीन चौथाई बहुमत का दावा आपने किया है। लोकसभा चुनाव से 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, 27 में ऐसा क्या बदल गया? क्योंकि 244 विधानसभा सीटों पे अरे 27 में आप कहते हो बदल गया, 2 हवाई अड्डे थे, आज 22 हवाई अड्डे हो गए। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जेवर का चलने जा रहा है। आपकी रीजनल ट्रेन चली गई, 17 एक्सप्रेसवे आपके बन गए, रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे की तरह हो चुके, हाईवे, नेशनल हाईवे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तेजी के साथ पहले से 3 गुना बन चुके हैं। आज जो कृषि उत्पादन है हमारा पहले से ज्यादा बढ़ा है। तो आप कहते हो कि क्यों करेंगे? इसीलिए करेंगे कि हमने विकास की गति कई गुना सपनों में जो लोग देखते हैं उससे भी ज्यादा करा है। और लखनऊ में देखिए, आज मुजफ्फरनगर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम है और कुछ पुराने कार्यकर्ताओं के वहाँ जाने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में जो विकास की रफ्तार है वो बड़ी तेजी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बह रही है। आज चाहे रेलवे का जो आपके स्टेशन हैं उनका आधुनिकीकरण हो, नई रेलों को चलाना हो, जेवर ऐसा हवाई अड्डा हो, तमाम एक्सप्रेसवे, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे हो या बहुत सारे एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का निर्माण हो, आज गन्ना मूल्यों का उनको उचित समय पर निर्धारण और उनको दिया जाना हो, किसानों को खाद की उपलब्धि हो, बिजली की उपलब्धि हो, एक समृद्ध प्रदेश बना है और उसमें नेतृत्व करने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 3/4 से ज़्यादा बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और साथ में मुझको लगता है कि ममता जी को चुनाव के बाद दुख प्रकट करने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आने का अवसर प्राप्त होगा। अखिलेश यादव जी ने कहा बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी में भी इसी तरह होगा, सेंट्रल फोर्स लगाई जाएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और भाई, सेंट्रल फोर्स कोई बीजेपी की फोर्स थोड़ी है। राष्ट्र की सुरक्षा की जहां आवश्यकता पड़ती है, ये राष्ट्रभक्ति, हमारे जो सुरक्षा बल है उन पर प्रश्न चिन्ह मैं निवेदन करूंगा सभी दलों से, किसी को लगाना नहीं चाहिए। उसे मनोबल गिरता है सबका। वो मनोबल बीजेपी जो सुरक्षा बल है बीजेपी के द्वारा नियुक्त नहीं है, उसके पहले एक वो संवैधानिक तरीके की प्रक्रिया को पार करके उनका अपॉइंटमेंट एक बड़ी लंबे कंपटीशन के बाद होता है। क्या बंगाल बॉर्डर पे 3/4 बहुमत मिलेगा यूपी में? मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत यहाँ की जनता चाह रही है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो वही अखिलेश यादव जी ने कहा है कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब जग में होगा बीजेपी का नाम। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता नाराज नहीं होता और जो नाराज होता है वो पहले से ज्यादा 4 गुना काम करता है। पार्टी के साथ किसी का अन्याय नहीं होता है। ममता जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ, अपने घर में बनाएंगे। महाराणा प्रताप हो गया गुरु जी, हो गया अमित जी, हो गया। राधे राधे। वो हमारा राष्ट्र का कितना है। से हमारे एक वरिष्ठ नेता 2026 में तृणमूल कांग्रेस की हार में ममता जी को और उनके भतीजे को ढाढ़स बंधाने के लिए गए थे दुख में। अब दुख में याद किया ये तो अच्छी चीज है। अब ये पुनरावृत्ति मुझे लगती है। आप 2027 में चुनाव परिणाम के बाद में आप देखेंगे कि ममता जी और अभिषेक बनर्जी, अगर अभिषेक बनर्जी अपने गुनाहों की सजा ना पाए और बाहर रहे तो जरूर से वो आएंगे और दुख प्रकट करने के लिए, हार पर समाजवादी पार्टी की दुख प्रकट करने 2027 में उनका भी आना निश्चित है उत्तर प्रदेश में। ये हार का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन इनसे पूछो कि धोखाधड़ी की जो इनकी राजनीति थी उसके कारण ये सजा पाए हैं। जिस डीएमके के साथ में कांग्रेस नृत्य करती थी, सनातन को नष्ट कर देंगे,
सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। ये बोलने वाले उदयनिधि मारन और स्टालिन के साथ में डिस्को डांस करते थे जाके चेन्नई में, ये जाकर करते थे तमिलनाडु में। और जैसे ही वो हारे, बदल लिया पाला, दे दिया धोखा। जो चंद्रशेखर जी को धोखा दिया, जिसने चौधरी चरण सिंह जी को जिसने धोखा दिया, जिसने देवीलाल जी को धोखा दिया, ये किसी के नहीं रहे। मैं तो कहता हूं ये जो जाट बाहुल्य या गुजर बाहुल या त्यागी बाहुल या सैनी बाहुल, ये नाम हम अपनी तरफ से रखते हैं, लेकिन चौधरी साहब भले कोई बिरादरी के रहे हो, वो हर जाति के प्रिय थे और एक मसीहा के रूप में उनको लोग देखते थे। लेकिन उनको भी धोखा दिया कांग्रेस ने, चंद्रशेखर जी को भी धोखा दिया, चौधरी देवीलाल जी को भी धोखा दिया। और धोखा देते देते ये अभी चुनाव में ताजा धोखेबाज का जो तमगा था उन्होंने फिर से पा लिया। जिस डीएमके के साथ गलवैयां बांधकर चुनाव लड़े थे, सरकार और कुर्सी की लालच देखो कि 5 सीट वाली कांग्रेस उछल कर कूद कर भाग गई और उसने टीवीके के साथ में सरकार में शामिल होने के लिए गुहार लगा दी, जबरन जाकर मंच पर बैठ गए। तो कांग्रेस तो अब क्षेत्रीय पार्टी की पुछलग्गी बन गई है। पहले ये राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, अब ये क्षेत्रीय पार्टी बन गई है। अब इनसे पूछो तो ये कहेंगे कि ये ईवीएम आ गया। पहले ये बैलेट को वो बताते थे कि उसके कारण गड़बड़ हो रहा है, और ये 48 साल तक ये बंगाल में नहीं आ पाए, शासन में बैलेट से चुनाव हुआ था। ये 36 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ पाई, बैलेट से चुनाव हुआ था। ये लगभग 22-23 साल से, या अब अगर तमिलनाडु की बात करें तो और 58 साल से ये लोग वहां पर शासन में सीधे नहीं आ पाए। और ये तब बैलेट का चुनाव होता था तब भी ये हारते थे, अब जब ईवीएम का चुनाव है तब भी हार रहे। इनका बहाना पहले बैलेट, ईवीएम लाए, अब ईवीएम, उसके बाद चुनाव आयोग, और आखिर में इनका पास केवल एक ही चीज बचा है, अभी एसआईआर का बहाना लिया है। अब ये सीधे सीधे जनता को दोषी ठहराने वाले हैं। ये जनता की अदालत में तुष्टीकरण के पाप से आच्छादित ये सारे दल हैं, और इनकी दलदल की जो राजनीति है उसमें इनको समझ आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। 2027 का जो चुनाव है उसका अभी से जो भी प्रभाव हो, लेकिन एक चीज निश्चित है कि ये जो सपा है, ये बसपा है, ये दूसरे दल है, ये उत्तर प्रदेश में बंगाल में तो 2/3 बहुमत रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत रहने वाला है। बीजेपी का साफ ऐलान है कि कोई जातिवाद नहीं, किसी जाति के साथ कोई अन्याय नहीं, कोई कानून नहीं, किसी कानून को ऐसा नहीं बनने दिया जाएगा जिससे किसी जाति का उत्पीड़न हो। और किसी राजधानी बन गया है उत्तर प्रदेश की, किसानों को गन्ने के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए अब उस समय के तरीके से लाठीचार्ज का शिकार नहीं होना पड़ता। आज पूरी दुनिया में आज बहुत बड़ा संकट इस समय आया हुआ है, और जो कहना चाहिए कि ईरान और अमेरिका, यूक्रेन और रूस, या यूं कहें कि अरब देशों के साथ जो इस समय युद्ध चल रहा है, पेट्रोलियम पदार्थों की चेन सप्लाई पूरी दुनिया में बाधित हुई है, और पाकिस्तान में तो पेट्रोल बम बंद हो रहे हैं।
पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह पर पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं, केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है। बड़े बड़े देश, यूके ऐसे देश भी आज, चीन ऐसे देश भी आज इन किल्लतों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जैसा संयम कोरोना के समय लोगों ने दिखाया था और आर्थिक रूप में अपनी विजय प्राप्त करी थी, हमने कोरोना में मानव कर्फ्यू लगाया था। एक मानव कर्फ्यू अपने आप से स्वघोषित कर्फ्यू, स्वयं के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू। हमने मशाल भी और मोमबत्ती भी, दिया भी जलाया संकट के समय। ये देश अब चुनौतियों में अवसर की तलाश करता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ सामान्य बातें कही। सामान्य बातें का मतलब अप्रत्यक्ष प्रभाव, कि हम गैस का, पेट्रोल का कम उपयोग, ये नहीं कहा कि आप उपयोग ना करें तो विपक्षी वितंडा बना के घूमेंगे। सप्लाई चेन बनी रहे, इसकी व्यवस्था भारत सरकार कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया जिससे आच्छादित है, कहीं भारत भी प्रभावित ना हो जाए, इसके लिए अपने देशवासियों को, पहले से प्रधानमंत्री अपने देशवासियों को सैनिक मानते हैं। इन भारत के बहादुर सैनिकों को, यानी भारत की जनता को आह्वान किया है कि हम सोना कम खरीदें। इसका सीधा मतलब है कि विदेशी मुद्रा हमारी बढ़े, कम ना हो। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों का, गैस का उपयोग कम करने का, ये बंद करने का नहीं, कम करने का आह्वान किया है। यानी सप्लाई चेन बनी रहे और हमारी खाद्य पदार्थ की सप्लाई चलती रहे और हमारी आवश्यकताएं पूरी दुनिया में सबसे बेहतर बनी रहे, इसके लिए पहले से तैयारी। क्योंकि अब ईरान और अमेरिका का युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन और रूस कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप में कूदने के लिए तैयार बैठे दिखाई पड़ते हैं। ऐसी दशा में ये मैं नहीं कहता कि कब कोई युद्ध होगा, ये मेरा कहना नहीं है। अगर होगा तो हम तैयार हैं और अपने नागरिकों को सारी सुविधा देने के लिए तैयार हैं कि चाहे जो दुनिया में कोई कष्ट हो, संकट हो, लेकिन भारत उससे मुक्त रहेगा। पार्टी आधार से बढ़कर वो संवैधानिक अधिकार देना चाहती है। आप उस अंतर को क्यों अस्पष्ट कर रहे हैं? आप केवल बीजेपी की महिलाओं को ही देना चाहते हैं? बीजेपी की महिलाओं नहीं, बीजेपी तो सारे दलों की महिलाओं को, जो भी जनता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको देना चाहती है। आप केवल बीजेपी तक सीमित क्यों करना चाहते हैं? मैं आपका सवाल समझ गया, उसका उत्तर भी दे दिया, आप भी समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी 29 तक सभी महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहती है, लोकसभा और विधानसभा में। पार्टी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाती है, वो बढ़ाती रहेगी, उसमें किसी सुझाव की जरूरत नहीं किसी के। वो संवैधानिक अधिकार सभी महिलाओं को देना चाहती। हम केवल बीजेपी की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो सारे दलों की महिलाओं की बात कर रहे हैं। तो आपने RRTS की बात की। रॉयल बुलेटिन पर आप देख रहे हैं हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रॉयल बुलेटिन को फॉलो करें, ताकि आपके शहर, प्रदेश और देश की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। आपका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।